हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी के? सब बढ़िया हो एकदम। तो हम एनिमल किंगडम के लेक्चर को कंटिन्यू करते करते आज हम पहुंच चुके हैं एनेलिडा पे। तो आज हमें एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ये दोनों फाइलम हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा तो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि कॉकरोच को आप याद करो, पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैच होंगी। ठीक है, तो लगभग वो फाइलम पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखी है जब हमने कॉकरोच पढ़ा था। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं खासकर एनसीईआरटी में, यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो चीज़ें मैं रिलेट कर दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं एनेलिडा की। एनेलिडा ये जो वर्ड आया है, इन ऑर्गेनिज्म का वर्ड भी इसीलिए आया है, एन्यूलस मतलब होता है रिंग, ये वहाँ से आया है। रिंग खासकर इसलिए बोला है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड थी, और ये सेगमेंट इनके बॉडी के बाहर ही नहीं अंदर साइड भी दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे थे, एनेलिड्स बोल रहे थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इनमें, जैसे कि एन्यूलस रिंग अभी आपको मैंने बताया ही। इंट्रोडक्शन वही पुरानी घिसी पिटी बात जो एनसीईआरटी भी हर बार लिखती आई है। याद करो जो चार्ट बताया था स्टार्टिंग में, वो चार्ट के बेस पे ही इनका इंट्रोडक्शन आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। याद करो ट्रिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन कहाँ से शुरू हो गई थी, जब आप प्लेटीहेल्मिन्थीज भी पढ़ रहे थे, वहाँ से आगे सब क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। तो ये एनिमल भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से सिमेट्री दर्शाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाएंगे। ठीक है, अगर वो चार्ट देखो ध्यान में आपको, तो इनके इंट्रोडक्शन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता हो जाएगा। ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। अच्छा, ये सीलोमेट है या एसीलोमेट है? याद करो सीलोमेट और इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखने का तरीका बताया था कि सूडो सीलोमेट याद रख लो, बाकी चीज़ याद हो जाएगी। जैसे कि सूडोसिलोमेट कौन थे, एस्के हेलमिन्थीज, जिनको राउंड वर्म्स बोल रहे थे। इनके पीछे के जितने भी मेंबर्स हैं ये सब क्या हैं, एसीलोमेट है। और एस्के हेलमिन्थीज के आगे के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, सीलोमेट कंडीशन के। तो ये एस्के हेलमिन्थीज के बाद आता है, तो मतलब यहाँ पे समझ आया कि ये क्या है, सीलोमेट एनिमल्स हैं। सीलोमेट और सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, खासकर ध्यान रखना, सेगमेंटेड बॉडी, या फिर लिख लो सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट था। ठीक है, सेगमेंटेशन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब बातें आपको पहले से ही पता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था, प्लेटीहेल्मिन्थीज के आगे के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी में क्या था, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था कि ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, चाहे वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब अगर डाइजेशन हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में माउथ है, इंटेस्टाइन है, फिर आपके लास्ट टू लास्ट एनस तक जा रहा है, तो इन सब बेसिस की भी यहाँ पर बात करी गई थी। हम एक एक करके चलेंगे। ठीक है, इनके कुछ इंट्रोडक्शन की बात की। इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, हम सब जान रहे हैं ये बात। अच्छा, ये पाए कहाँ पर जाएंगे, ये पाए कहाँ पर जाएंगे, हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, पाए तो ये वैसे भी 2-3 जगह पाए जा रहे हैं, जैसे कि ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है नीरिस, हो सकता है ये ज़मीन पर पाए जाए, जैसे केचुआ आपने देखा होगा, अर्थवर्म जिसको बोल रहे हैं, इसका नाम ही बताता है अर्थवर्म मतलब ज़मीन के कीड़े। तो टेरेस्ट्रियल भी पाए जाएंगे, एक्वेटिक भी पाए जा रहे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, कौन, एनेलिड्स। और कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर भी दर्शा रहे होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने की एक और बात है, पहले के टाइम पे पता है इनमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, बट वो क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, जो ऑर्गेनिजम्स दिए गए उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान कराऊंगा, देखना। अगर मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ क्या, एनेलिडा की, चलो कोई नहीं, यहीं पे बता दे रहा हूँ। एनेलिडा की अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो इनके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं। एक बात करी गई है नीरिस की, एक बात करी गई है अर्थवर्म की, जिसको आप फेरेटिमा भी बोल रहे हो। अर्थवर्म तो इनका कॉमन नेम समझ लो, फेरेटिमा इनका साइंटिफिक नेम। और एक क्या है, ब्लड सकिंग लीच, जिसको आप हिरुडिनेरिया भी बोलते हो, ठीक है। इन्हीं के हैबिटेट की अगर मैं बात करना चाहूँ, नीरिस जो होता है ये खासकर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ऐसे पानी में पाया जाएगा। और एनेलिडा पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेगमेंटेड बॉडी इनकी बनाना ये हमारा धर्म है, तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो ये पानी में पाए जाते हैं इन सभी के बॉडी के बाहर साइड पे ऐसे ये अपेंडेजेस नज़र आते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, पैरापोडिया। इसी की मदद से ये क्या करते हैं, पानी में स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अर्थवर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। ये क्या है, पैरापोडिया है, पैरापोडिया। तो ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होता है इनका। नीरिस के केस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक है। अर्थवर्म क्या है, ये ज़मीन के अंदर पाया जा सकता है। मान लो मैंने ऐसे ज़मीन का गड्ढा बना दिया बरो, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स बना दिया ऐसे, ठीक है। ये ज़मीन के अंदर ऐसे गड्ढा बना के रहता है। इसकी बॉडी मान लो मैंने ऐसे दिखा दी, ये अंदर साइड पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, अर्थवर्म, जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह सकता है। फिर आता है आपका लीच, बुक में डायग्राम भी होगा, अब एग्जैक्ट मैं करेक्ट बनाऊँ ना बनाऊँ वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो आपको आगे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हुक है इनका। इसी हुक से क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, जहाँ से ये ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं, तो ये बॉडी में ब्लड सक करेंगे। अब ये भी एनेलिड हैं, तो इनके बॉडी पे भी तो सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है कि नहीं, बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे सेगमेंटेशन भी इनमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये पैरासाइट हैं, ये वाले जो ब्लड सकिंग लीच है। तो ये क्या है, पैरासाइट है, खासकर एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होंगे ये पैरासाइट, जो कि क्या है, ब्लड सकिंग लीच भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इनके थोड़ा सा हमने हैबिटेट की बात कर ली। अच्छा मुझे बताओगे इनकी बॉडी की अगर मैं बात करूँ, बॉडी इनकी कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। डन है, आ जाओ। देखो इनकी अगर मैं बॉडी की बात करूं तो आप तो सीधा सिंपल बता दोगे मुझे कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, सीरियल रिपीटेशन किसी चीज़ का हो, ठीक है, लगातार वही रिपीटेशन हो। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, किसकी, एनेलिड्स के केस में बात कर रहे हैं। अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था मैंने, एसके हेलमिन्थीस से आने वाले आगे के जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इनकी बॉडी खुद दिखाती है, एक होल आगे दूसरा होल पीछे है, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो ये बात भी, डाइजेस्टिव सिस्टम आगे के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आएगा आपको, या कह लो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा पता है एनसीईआरटी में भी उन्हीं फीचर्स की बात पे फोकस भी किया है, डिटेल में भी बताया गया है, जहाँ पर कुछ स्पेशल सी चीज़ें, जो कॉमन चीज़ें इन्होंने क्या किया, टेबल में ही कंपाइल कर दिया है कि इनमें भी अगर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है तो इतने में है, किसमें अलग क्या है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग बताया गया है। बाकी इनमें क्या है, ये आपका क्या है प्रॉपर इनमें दिखाया भी यही गया है कि इनमें भी एलिमेंट्री कैनाल है, बुक में डायरेक्टली नहीं लिखा है
जब आप टेबल पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप ये याद रख लो, बाद में हम टेबल भी बनाएंगे तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन, अच्छा ये कैसे करेंगे रेस्पिरेशन, ये भाई साहब कैसे कर रहे होंगे, ये अपनी स्किन से ही करते हैं, मॉइस्ट स्किन से करेंगे। और अगर मॉइस्ट स्किन ना दिया हो एग्जाम्पल में, मतलब ऑप्शन में, तो मॉइस्ट क्यूटिकल भी लगा के आओगे तो कोई गलत बात नहीं है। मॉइस्ट स्किन से ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। इनमें अभी तक जितने भी आपने ऑर्गेनिज्म पढ़े, कहीं भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कहीं भी अभी बना नहीं है प्रॉपर तरीके से। या तो बॉडी से रेस्पायर कर रहे हैं, या तो कोई ना कोई बॉडी वॉल से, या इस तरीके से ही गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा कुछ बना नहीं है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अगले फाइलम में, जो कि क्या है, आर्थ्रोपोडा। उसमें बताऊंगा। कॉकरोच में तो आपको पता ही है ये चीज़, अगर पढ़े हो तो, अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे तो आपको आइडिया है। ट्रैकियल सिस्टम बताया था मैंने कॉकरोच के केस में। तो पहली बार सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम आया था कहाँ पर, कॉकरोच में। एनालिड्स के केस में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया था। ये बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। रेस्पिरेशन हमने देखा। अगर मैं यहीं पे आगे मैं बात करूँ सर्कुलेशन की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पर बना था, एनालिडा में बना था। वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना था, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी लगाना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम बना था क्लोज टाइप का, ठीक है। क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया मैंने, ठीक है, जिनमें प्रॉपर सेल्स एंड टिश्यूज़ तक सारी ब्लड पहुँच रही है, और जिनमें सीधा का सीधा टिश्यूज़ या सेल्स पूरे के पूरे धुल जा रहे थे, मतलब जहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू नहीं पहुँच रही थी चीज़ें, उसको आप ओपन कहते थे। यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू सारी चीज़ें पहुँच रही हैं, तो हम इनको क्या बोल रहे थे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर ध्यान रख लेना, एक एनालिडा में प्रेजेंट है और एक हमारे में प्रेजेंट है, जैसे कि कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। बाकी बीच में जितने मेंबर्स आपको नज़र आएंगे वो सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और एनालिडा के ऊपर वाले में जितने भी ऑर्गेनिज्म में किसी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम का नामो निशान नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम इनमें क्या पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। एक्सक्रीशन के लिए ये नेफ्रीडिया का यूज़ करेंगे। नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर होता है अर्थोम में। अगर अर्थोम हम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें लिखी भी हुई है। आप ऐसे समझो, एक ऐसे मान लो नकली सा ही डायग्राम बना रहा हूँ। इनमें क्या होगा, मान लो ऐसे मैंने एलिमेंट्री कैनाल बनाई, तो नेफ्रीडिया कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे और ये ट्यूब से ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, जैसे किडनी होती है हमारी, वैसे ही समझो, तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा ये सब यहाँ से ट्रांसफ़र होता जाएगा। इन्हीं को आप नेफ्रीडिया बोल रहे थे, ठीक है। तो बस नाम भी याद रख लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इनमें नेफ्रीडिया एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है इनके केस में। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अच्छा मैं बात करूँ, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा हमने, लोकोमोशन की बात करो। लोकोमोशन मूव तो करते ही हैं, मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसे करते हैं, अगर आप नीरिस को ध्यान रखो, एक्वेटिक थे तो वो पैरापोडिया के सहारे क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने बॉडी को। बट जो ज़मीन पे रहने वाले अर्थवर्म है, ये कैसे मूव करते हैं, कभी ध्यान से देखना, इनकी मूवमेंट ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है फिर रिलैक्स हो रही है, उसके बाद ये धीरे 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 मूव करते हैं, जैसे स्प्रिंग नहीं होता, कुछ उस तरीके से। जैसे समझ लो, ऐसे ही फालतू से बना रहा हूँ। अगर ये अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म में लिखा है कि अपने स्किन से सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के द्वारा मूव करता है। वैसे फंक्शन चाहो तो मैं थोड़ा समझा दूं। सर्कुलर मसल कैसी होगी, ये ऐसे सर्कल टाइप में होगी। अच्छा, कोई सर्कुलर मसल अगर इसको और कसेगी तो क्या होगा, इसकी बॉडी ऐसे लंबी हो जाएगी और ज़्यादा, यही होगा। और लॉन्गिट्यूडनल मसल का क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल कुछ ऐसे होती है।
अगर इस लॉन्गिट्यूडनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन हो रहा है तो क्या होगा, इनकी बॉडी ऐसे पिचक जाएगी, ठीक है। तो इनकी बॉडी का लंबा होना और इनकी बॉडी का पिचक जाना दोनों कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एक सर्कुलेटरी मसल और एक दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे मूव करते हुए बॉडी अपनी आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना ज़रा सा, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर के अपने को ध्यान में आ रहे हैं। सबसे पहला क्या था लोकोमोशन के लिए, आपने सबसे पहला नीरिस में पढ़ा था, जो कि क्या है, पैरापोडिया, अगर एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल के लिए आपने देखा, अभी टेरेस्ट्रियल के लिए आपने देखा कैसा, बॉडी वॉल के थ्रू मूव करेंगे, वो भी मसल्स की हेल्प से। कौन सी मसल की हेल्प से, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के वजह से मूव करेगी बॉडी। ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बट उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के सहारे और सर्कुलर मसल्स के सहारे ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। और दूसरी ये पैरापोडिया, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स थे पैर जैसे, उनके थ्रू ये क्या करेंगे, पानी के अंदर मूव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? लोकोमोशन हमने देख लिया। नर्वस सिस्टम की बात करूँ, यहाँ पे तो प्रॉपर आएगा नहीं, चलो अगले में बता देता हूँ। ये एक बार नोट डाउन कर लो तो आगे बताता हूँ। डन है? आओ नर्वस सिस्टम इनका आ जाओ, बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे देखा जाए कॉकरोच में भी जैसे बताया था ना आपको, कॉकरोच छोड़ो, मैं कहता हूँ जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी ना हो, हमारे में तो है, तो हम तो वर्टिब्रेट हैं। जिन एनिमल्स में, लोअर ऑर्गेनिज्म में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सब में आप मोस्टली यही ध्यान रखो कि इनका नर्वस सिस्टम जो होता है ये ऐसे बेली साइड पे, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम ऐसे फ्रंट साइड पे थोड़ी होता है, वो तो बैक साइड पे होता है। तभी तो जब भी कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, बॉडी का डिसेक्शन किया जाता है, तो हमारे केस में तो फ्रंट साइड से करेंगे। अगर बैक साइड से करेंगे तो सारी नर्व्स आप काट दोगे तो इंसान बचेगा ही नहीं, ऑपरेशन काहे का हुआ। और सबको पता है कि नर्वस सिस्टम की जो भी सेल्स होती है, एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं होती, रीजनरेशन पावर इनमें बिल्कुल नहीं होती। तभी हम हमारे केस में कॉर्डेट्स में या वर्टिब्रेट्स में फ्रंट साइड से, मतलब वेंट्रल साइड से डिसेक्शन करते हैं। लेकिन जब आप बात करो लोअर ऑर्गेनिज्म की, इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनमें इनके डॉर्सल साइड से आप करते हो। क्यों? क्योंकि वेंट्रल साइड जो होता है इनका, बेली वाला पार्ट जो होता है, वहाँ पर इनका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो हम इन्हें आगे से कट नहीं कर सकते, नीचे साइड से, वरना ये मर जाएंगे, इनकी सेल्स मर जाएंगी। तो हम इन्हें पीछे साइड से कट करते हैं अगर कोई चीज़ हमें इनमें पढ़ना होता है। तो ध्यान यहाँ पे यही बात रखना है आपको नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वेंट्रल साइड पे होगा, ठीक है। अभी बना के दिखा देता हूं यार। वेंट्रल साइड पर होगा या बेली साइड पर, कैसे? ऐसे डबल वेंट्रल कॉर्ड से कनेक्टेड। और इनका जो नर्वस सिस्टम ये गैंग्लिया रिप्रेजेंट करता है। गैंग्लिया पता है ना, ऐसे जब नर्व सेल्स आप पढ़ते हो तो उनमें एक होता है सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन। तो सेल बॉडी के पूरे बंडल को गैंग्लियन बोलते हैं, और इस नर्व, ये जो एक्सॉन होता है, इसके बंडल को आप क्या बोलते हो? नर्व बोलते हो, या नर्व कॉर्ड, नर्व की तार, ठीक है। पहले भी बताया ना ये सब बातें, ध्यान है। तो ये क्या है? गैंग्लियन है। पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होती है कहाँ पर? इनके बेली साइड पर, इनके वेंट्रल साइड पर। और ये जुड़ी होती है किससे? ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है। वेंट्रल साइड बनाने के लिए जैसे ऐसे दिखा दे रहा हूं कि ऐसे ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये है क्या गोल गोल स्ट्रक्चर? ये पेयर्ड गैंग्लिया है, पेयर्ड गैंग्लिया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इनका सेंसरी सिग्नल एंगुलर इंपल्स करने के लिए। और ये जो है, ये क्या है? ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड, कॉर्ड मतलब होता है तार, और नर्व माने क्या होता है? एक्सॉन का बंडल, ठीक है, ये ध्यान है।
तो इनका कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, क्या नर्वस सिस्टम और वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट में। अच्छा, अगर मैं कहूँ आर्थ्रोपोड, वो भी तो इन्वर्टिब्रेट है, उनमें भी वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। जब हमने पढ़ा था, याद है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पढ़ा था, वेंट्रल साइड पर ध्यान है, जब उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे पूरा, तो कॉकरोच में तो काफ़ी डिटेल में गए थे। तो इन्वर्टिब्रेट्स में ध्यान ऐसे ही रखना है कि वेंट्रल साइड पे इनका सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है। क्लियर है? नर्वस सिस्टम हमने देखा, लोकोमोशन की बात इनमें कर ली हमने, एक्सक्रीशन की भी बात कर ली हमने। यहाँ पर एक आध चीज़ और पेंडिंग बच रही है, जैसे कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। इनमें जो तीनों ऑर्गेनिज्म की बात की ना मैंने, इनमें से जो नीरिस होता है, जो एक्वेटिक वाला है, ये कैसा होता है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। बाकी आपका जो अर्थवर्म और ब्लड सकिंग लीच है, ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप, अगर मैं बात करूँ यूनिसेक्सुअल की भी, यूनिसेक्सुअल, और अगर मैं बात करूँ बाइसेक्सुअल की, तो दोनों आपको ध्यान रहेगा। यूनिसेक्सुअल में आप पढ़ते हो नीरिस, बाइसेक्सुअल में आप पढ़ते हो अर्थवर्म और लीच। ठीक है, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एज सच दिया नहीं है बुक में, बट अगर आप चाहो भी कि हाँ होता कैसे होगा, तो ये ध्यान रख लेना खाली कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, एनालिट्स के केस में। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है, बट आप खाली यहाँ पर यही ध्यान रखो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये बस खाली ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये याद नहीं भी करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बुक में नहीं दिया है उन्होंने उसको कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं भी रहे, बट हाँ ध्यान में रहना चाहिए। अगर कभी कंफ्यूजन आए कि हम बाकी में भी देख रहे हैं, इनमें भी देख लेते हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो एक्वेटिक हैं और या उनमें हमें पता है एक्वेटिक हैं तो लार्वल स्टेज आनी है, तो मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये सारा प्रोसेस तो दिमाग में याद तो रहेगा। ठीक है, बाकी लिखा नहीं है बुक में तो याद नहीं भी रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते पढ़ते आप ऑलरेडी जान चुके हो कौन कौन से हैं। एक तो अभी आपने क्या देखा, नीरिस देखा, दूसरा अभी आपने क्या देखा, अर्थवर्म, जिसको फेरेटिमा बोल रहे हो, अर्थवर्म, और एक अभी आपने देखा ब्लड सकिंग लीच, जिसको आप हिरुडिनेरिया बोलते हो, हिरुडिनेरिया, जो कि क्या है, ब्लड सकिंग लीच है। ठीक है, ये खून चूसने वाला जोंक होता है। क्लियर है? यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, ये कंप्लीट कर लो, देन हम अगले फाइलम पे चलते हैं, कौन सा, आर्थ्रोपोडा कंप्लीट करते हैं। देख लो आप एक बार, डन है? चलो, आर्थ्रोपोडा तो आपको दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अगर पूरा कॉकरोच पढ़ा है तो सब सारी चीजें समझ लो रिवाइज होने वाली, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडिंग डाल लो मेरे साथ ही। आर्थ्रोपोडा। अच्छा, इनका नाम आया कहाँ से? आर्थरस मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब होता है क्या, अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कह लो, लेग्स कह लो, मतलब जॉइंटेड लेग्स, इनके वजह से इनका नाम क्या आया, आर्थ्रोपोडा। वैसे आर्थ्रोपोडा ये जो फाइलम है ना, इसमें बड़ी खास बात है। एनिमल्स याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब चार्ट बना रहा था, तो एनिमल्स जो फाइलम था, इनमें आपको पता था इतने बड़े मतलब स्पीशीज में टोटली एनिमल्स की कैटेगरी 1.3 मिलियन के आसपास थी। मतलब 19 लाख प्रजातियों में से तो 13 लाख तो खाली किसकी थी, एनिमल्स की थी। अब उन 13 लाख में से भी 2/3 हिस्सा अगर किसी एनिमल्स को जाता है तो वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में जाता है। मतलब जैसे अगर आप देखो कि अगर ये कहो कि मैं इन पूरे 1.3 मिलियन स्पीशीज में अगर मैं ऐसे इस केक के 3 भाग कर दूं, ऐसे इसके अगर मैं कुछ इस तरीके से ऐसे 3 भाग कर दूं,
तो इन 3 भाग में से लगभग ये इतना भाग जो होता है 2/3 हिस्सा, ये पूरा का पूरा 2/3 हिस्सा, ये इतना हिस्सा किसका है? ये पूरा का पूरा किसका है? सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का है। तो इतना ज़्यादा वैरायटी होती है। अच्छा, ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि ये इतने ज़्यादा क्यों थे? बाकी क्या एनिमल्स नहीं रह सकते? बाकी भी थे, लेकिन ये इतना क्यों सरवाइव कर गए? बहुत सारी चीज़ें थी, वैसे बुक में दिया नहीं है, चाहो तो जान लो। पहली चीज़, एक तो ये छोटे थे, दूसरी चीज़ ये तीनों जगह पाए जाते थे, मतलब पानी में भी दिख जाते थे, ज़मीन पर भी दिख जाते थे, उड़ते हुए भी दिख जाते थे। तो इनमें कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरी चीज़, इनमें क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा थी बाकी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से कि ये सर्वाइव कर जाते थे। साइज़ छोटी थी तो कहीं भी दीवार कहीं भी घुस जाते थे, ठीक है। तो भोजन की तलाश में अगर कहीं जाना भी है, खाना भी खाया, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाते थे। छोटे थोड़ा सा खाते हैं, लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। लेकिन डायनासोर के केस में ऐसा नहीं था। बड़ा शरीर था, खूब सारा खाते थे, सब कुछ ख़त्म कर देते थे, इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए। तो एनिमल्स में ये सबसे ज़्यादा अपना दबदबा बना है। हाँ, ये हम मानते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम काफ़ी वेल डेवलप है, तो हम डोमिनेटिंग एनिमल्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात लिखी भी है। अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें ना, अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो पुरानी बातें तो चलो अभी हम लिख लेंगे। नई बात इनमें क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। किसका? एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम है। और मुझे ये बताओ, अभी ये बात मैंने बताया कि 2/3 हिस्सा किसका है प्रॉपर? अबाउट 2/3 ऑक्यूपाइड बाई आर्थ्रोपोडा। सिर्फ आर्थ्रोपोडा ऐसे थे जिन्होंने 2/3 हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है पूरे एनिमल किंगडम में। तो इनका तो काफ़ी दबदबा है, ठीक है। तभी तो इतने सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। इनकी कितनी मेजॉरिटी है ये भी हम देख ही रहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अच्छा, इनका ये पुरानी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी हर जगह रिपीट करती आई है, क्या मेरे साथ हेल्प करोगे लिखने में? जैसे कि इनमें सेगमेंटेशन कैसा था, या फिर सिमिट्री देख लो, ये भी बाइलेटरल है, बाइलेटरल सिमिट्री है, बाइलेटरल सिमिट्री है। डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक? आगे आने वाले सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक ही थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट है या एसीलोमेट है? सीलोमेट एनिमल्स हैं, सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, with organ system level of body organization। अच्छा, अगर आप इनकी ये बात कर ही रहे हो, हैबिटाट की अभी मैंने बात बताई, ऑलमोस्ट कितनी जगह पर ये पाए जाते ही हैं हैबिटेट। ज़मीन में देख लो, ज़मीन में रेंगते हुए मिल जाते हैं कीड़े मकोड़े। पानी में देख लो तो केकड़ा और ये सब देखने को मिल जाते हैं। आसमान में देख लो तो तितली और ये सब उड़ती उड़ती दिख जाती है। ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा के ही तो मेंबर हैं। मक्खी देख लो, मच्छर देख लो, ये सब क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। तो हैबिटाट अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो मे बी फ्लाई, मे बी एक्वेटिक, मे बी टेरेस्ट्रियल। अब देखो, ये सब तो बातें थी, इनको पहले पता है। आर्थ्रोपोडा सबको पता था, जैसे एनिमल्स की इतनी कैटेगरी है तो हमने डिवाइड करके पढ़ लिया फाइलम बाय फाइलम। अब ये भी हम जा रहे हैं, फाइलमों में भी सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो इनको पढ़ने के आसानी के लिए तो पहले इनका क्लासिफिकेशन भी कुछ किया जाता था, बट वो क्लासिफिकेशन के मैं डायरेक्ट नाम नहीं बताऊंगा, बस कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं इस वजह से थोड़ा सा नकली सी चीज़ें बताऊंगा याद रखने के बेसिस पे, ठीक है। चाहो तो लिख लेना, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिया हुआ है बुक में, बट हाँ थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज वे में दिया हुआ है। जैसे अगर मैं आर्थ्रोपोडा को डिवाइड करता था ना, कुछ एनिमल्स को तो हम ऐसे बांटते थे बट वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनके बारे में पढ़ के भी आपको क्या मतलब है?
कुछ ऐसे थे जिनको आप बोलते थे कि उनके हाथों में या उनके अपेंडेजेस में ऐसे कैंची जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। सीजर्स वाले मैं उनको नाम बोलता हूँ, ठीक है। हालांकि उसका क्लासिफिकेशन में सीजर्स नहीं लिखा था, आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि हाँ ठीक है, सीजर्स वाले स्ट्रक्चर, मतलब केकड़े को देख लो या फिर बिच्छू को देख लो जिसको आप स्कॉर्पियन कह रहे हो, फिर क्रैब को देख लो, इन सब के हाथ में ऐसे सीजर लाइक स्ट्रक्चर थे ना। लेकिन जब आप इनके बॉडी को देखोगे तो माउथ और इनके पीछे की बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के एनिमल को इन्होंने अलग कैटेगरी में डाला। उसका नाम क्या था नहीं याद रखना है, कोई मतलब नहीं है, सीजर्स याद रख लो। सीजर्स टाइप ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके कुछ ऐसे केकड़े वाले ये स्ट्रक्चर थे। ऐसे में कौन कौन से थे? एक तो आपका क्या था, क्रैब आता है, एग्जाम्पल में देख लेना, नाम लिखा है लिम्यूलस किंग क्रैब करके, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। स्कॉर्पियन, ये सब इस कैटेगरी में आते थे। दूसरी एक कैटेगरी बनाई गई मैंडिबल वाले, मतलब जिनमें जबड़ा था, जिनमें दांत थे, ये खाने को चबा चबा के खा सकते थे, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म, उनको हमने मैंडिबल वाले कहा। मैंडिबल वाले, इनमें आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। याद करो कॉकरोच को मैंडिबल टाइप ऑफ माउथ पार्ट, याद है? इंसेक्ट्स आते थे, मोस्टली इंसेक्ट आते थे, और इसी में आपके क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, ये सब भी आते हैं। डायग्राम देखना, बुक में दिया है, प्रॉन्स का डायग्राम दिया हुआ है बुक में, उनमें देखना उनका माउथ और ये सब प्रॉपर दिखाई देता है। लेकिन केकड़े का आंख, पैर, मतलब आंख और मुंह ये सब दिखाई नहीं देगा। हाँ, बड़े से ये सीजर टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस वजह से एनिमल्स को डिवाइड किया गया था कि हम पढ़ सकें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से डिवाइड किया था। ये हमने हैबिटाट की बात कर ली। इनकी बॉडी दुनिया जानती है, कॉकरोच तो पढ़े ही हो, तो बॉडी तो इनकी कैसी थी, सेगमेंटेड थी। बट यहाँ पे बात किसकी करी गई पता है? ये मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप आर्थ्रोपोडा यहाँ पे पढ़ रहे हो तो दिमाग में याद रखना कि मैं कॉकरोच रिवाइज कर रहा हूँ। तो इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड करी गई थी। बट अगर आप एक्चुअली देखो तो इनमें हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन नहीं नज़र आता है, ये इंसेक्ट्स में ही नज़र आ रहा होता है। तो प्रॉपर इंसेक्ट के बेस पे ही बात करी गई थी, ठीक है। तो बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में। कॉकरोच में इतना डिटेल में आपने पढ़ा है, हेड में पढ़ा था, थोरैक्स में पढ़ा था, एब्डोमेन में पढ़ा था, सारी चीज़ें। यहाँ पे खाली नाम याद रख लो कि 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में भी इस चैप्टर में पर्टिकुलर नहीं दिया है। आर्थ्रोपोडा में तो आपको ऑलरेडी महारत हासिल है, तो काफ़ी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। चले, क्या इनके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सब बातें बताने की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ऑलरेडी याद तो है सब कुछ, क्रॉप, गिजार्ड, ये सारी चीज़ें जो पढ़ी थी आपने। मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें भी प्रेजेंट होती है। सारे ऑर्गेनिज्म में जो भी अब आगे आने वाले हैं सब में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नज़र आएगी। ध्यान है ये सब? चलो कोई नहीं, लिखते लिखते चलते हैं साथ साथ में। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये कैसा था? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट थी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें भी प्रेजेंट थी। अच्छा, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? दुनिया जानती है। रेस्पिरेशन ट्रैकियल ट्यूब्स द्वारा होता है। बट अगर अभी आपने बताया कि केकड़े या कुछ अदर एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, पानी में अगर पाए जा रहे हैं तो वहाँ ट्रैकियल ट्यूब से तो काम नहीं चलेगा, वहाँ पे गिल्स के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक अगर हैं तो ये गिल्स के द्वारा सांस लेंगे। कुछ और भी लिखा है, बुक गिल्स, गिल्स, ये सब। और अगर जो टेरेस्ट्रियल है वो सब क्या करेंगे, ट्रैकियल
ट्यूब्स के द्वारा सांस लेंगे, जैसे कि कॉकरोच। और भी कुछ एनिमल्स होते हैं, यही ट्रैकियल ट्यूब्स पे बुक लंग्स का भी शेप ले लेता है। तो ये सब भी लिखे हुए हैं, जहाँ पे बुक लंग्स या ट्रैकियल ट्यूब्स लिखा है वो सब क्या है, टेरेस्ट्रियल है। और जो बुक लंग्स, बुक गिल्स या फिर गिल्स लिखा हुआ है, ये सब क्या है, एक्वेटिक होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं आसानी से। सर्कुलेशन, अच्छा इनमें सर्कुलेशन याद है क्या, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें? नहीं भाई, बताया तो था कि एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी होता है और हमारे में कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी होता है, लेकिन उसके बीच में जितने मेंबर्स आएंगे वो सब के सब कैसे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं। मतलब सर्कुलेशन इनका ओपन टाइप के होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और बाकी बातें तो पता है ना इनमें, कलर कैसा होगा ब्लड का, कलरलेस ब्लड होगा, ठीक है, जिसको हीमोलिम्फ ये सब बोल रहे हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब पहले। सर्कुलेशन हमने देख लिया। अच्छा, इनमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी तो होते हैं। याद है आपने पढ़ा था, कंपाउंड आई, एंटीने, ये सब सेंसरी स्ट्रक्चर थे। और इनमें एक और खास स्ट्रक्चर होता है, इनके बॉडी को ऐसे बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जिसको स्टेटोसिस्ट भी बोलते हो। तो यहीं पे ध्यान रख लो कि आप चाहे बात करो सेंसरी ऑर्गन की, सेंसरी ऑर्गन एंड बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन की बात करो तो इनमें प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन तो आपको पता ही है, एंटीने और कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, ये इनका क्या था, इनका सेंसरी स्ट्रक्चर था। और इनका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट। ऐसा लगता है सिस्ट माने क्या होता है, गांठ होती है, ठीक है, एक ऐसे गोल स्ट्रक्चर। तो इनमें यही प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, इनके बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल है भी नहीं, तो पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ध्यान ये रखना है कि बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट आर्थ्रोपोडा में मैंने पढ़ा था। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, सर्कुलेशन आपने देखा, नर्वस सिस्टम इनका भी वैसे ही होता है वेंट्रल साइड पे, तो उतना डिटेल में जाने की हमें और भी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमने देखा। लोकोमोशन कैसे करते हैं ये, वही अपने जॉइंटेड अपेंडेजेस के थ्रू क्या करते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं। रिप्रोडक्शन की क्या बात कर लें इनमें, अगर बाकी बातें हमें पता है तो क्या इनमें मैं रिप्रोडक्शन की बात कर सकता हूँ? रिप्रोडक्शन की बात, थोड़ा सा नज़र घुमाओ और कॉकरोच के बारे में सोचो, रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया इनका क्लियर हो जाएगा। मैं मोस्ट ऑफ द केसेस बात कर रहा हूँ, हर किसी की नहीं, ठीक है। तो मोस्टली कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होगा, मोस्टली फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ करता था, याद है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट के केस में ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट तो हमने पढ़ा है, कुछ केसेस में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। मतलब एग्स ले करते हैं, उसमें से बेबी निकल के आते हैं, कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती है। तो आप डेवलपमेंट, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तो हमें पता है, जैसे कि कॉकरोच में पढ़ा था, मे बी इनडायरेक्ट और मे बी डायरेक्ट, और मे बी डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है इनके केस में, ठीक है। ये अपने को क्लियर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनमें हो सकता है, ये आप नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं, वो भी आप देखोगे बुक में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें लिखी भी हैं, बट हाँ इनके एग्जांपल्स याद करने का एक और सिंपल सा तरीका है, कैटेगरी में ऑलरेडी बटा हुआ है, वैसे ही याद हो जाते हैं आसानी से। एक बार लिख लो तो बता देता हूँ। चलें आगे। जैसे देखो,
इनमें स्टार्टिंग से ही हमने काफ़ी कैटेगरी में आपने देखा होगा बुक में लिखा भी हुआ है, जैसे कि कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है, मतलब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद थे, जो हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट दे रहे थे। मान लो मैंने पहली कैटेगरी उन्हीं को ले लिया, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो भी है। कौन कौन से हैं? जो 2-3 दिए हुए हैं, सबको पता है मधुमक्खी इंसेक्ट ही तो है। उसका साइंटिफिक नेम हम क्या लिखते हैं? अगर इंडियन है तो एपिस इंडिका लिखते हैं, तो क्यों ना पूरे जीनस को ही लिख दें एपिस, जो कि क्या है? हनी बी है, हनी बी। और क्या, कुछ धागे भी, जैसे कि सिल्क के धागे भी हमें मिलते हैं, वो भी एक एनिमल से मिलता है, कीड़े से, जिसको आप सिल्क वर्म या कह लो बॉम्बिक्स उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है? सिल्क निकालता है। अब उस सिल्क से रेशम की जो साड़ियाँ देख रहे हो, रेशम के धागे की, सिल्क को शायद रेशम ही बोलते हैं, तो उसकी साड़ियाँ बन रही है, कपड़े बन रहे हैं, तो वो सब क्या है? ये भी बेनिफिशियल तो था, जिसको आप क्या बोल रहे हो? बॉम्बिक्स, जिसको आप सिल्क वर्म के नाम से जानते हो। वर्म मतलब कीड़ा, सिल्क मतलब जो सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। और एक होता है लेसिफर, होता है लेसिफर, इसको आप बोलते हो लैक इंसेक्ट। इसका क्या यूज़ होता है? ये बैंगल मेकिंग में काम आता है। जैसे जो चूड़ियाँ उड़ियाँ बनती हैं, अगर कोई बड़ा सा कंगन वंगन बन रहा है तो उसकी फिलिंग विलिंग में इसको डाल देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो वो भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बीमारी के वाहक होते हैं, मतलब कोई ना कोई बीमारी को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर पहुंचा रहे होते हैं, एक तरह का ट्रक का काम कर रहे होते हैं। आया सामान लोड किया, गंदा सामान दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पहुंचा दिया। वेक्टर ऑफ डिजीजेस, खासकर आपने देखा होगा मस्कीटोस का तो खूब नाम सुना होगा, बहुत बदनाम है, लेकिन मक्खियाँ भी होती हैं, बट मक्खियों का यहाँ पे डायरेक्टली जिक्र नहीं किया गया है, मच्छर का ही जिक्र किया गया है, जिसमें एनोफ्लीज आता है, एडीज आता है, क्यूलेक्स आता है, ये सब। मक्खियाँ भी अगर आप देखो ना, तो वैसे कभी ऑब्जर्व करना मक्खियों को, तो सच बताऊं तो घिन आएगी आपको, फिर बाहर का खाना बंद कर दोगे। ये करते क्या है, कहीं भी गंदी जगह बैठे हैं तो इनकी आदत होती है हमेशा अपने पैरों को ऐसे ऐसे ये प्रॉपर ऐसे करते हैं, जैसे पेंटिंग करते हैं ब्रश से, तो इस तरीके से इनका पैर कभी भी नोटिस करना, हर जगह करते हैं। अगर ये किसी गटर नाली में कहीं भी हैं तो वहाँ भी ऐसे करेंगे, और कहीं अगर समोसा या जलेबी बन रहा है वहाँ पर भी आके बैठ जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसे ही ऐसे हरकत करते हैं। और कुछ भी वहाँ पर कोई भी गंदगी, कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज़ है तो उसको भी वहाँ पे क्या करेंगे? पोंछ देंगे। तो ये बीमारी फैलाते रहते हैं। बट यहाँ पे हमें बदनाम किसको किया गया है? यहाँ पर वेक्टर्स का नाम यहाँ पर प्रॉपरली दिया गया है मच्छरों का। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी हम इन मच्छरों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे खाली नाम भी याद रख लो, काम चल जाएगा। वेक्टर्स में आप पहले तो आप देखो किसको, एक है एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो कैरियर होता है किसका? मलेरिया का। एक होता है एडीज मॉस्किटो, एडीज से याद रखना डी फॉर डेंगू होता है, तो ये डेंगू का भी कैरियर होता है, चाहो तो बगल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है? ये फाइलेरियल वर्म होता है, जो हाथी पैर की बीमारी होती है, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस जिसको आप बोल रहे हो, उस वर्म को कौन ले जाने का काम करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। और भी कई बीमारी भी करता है, बट जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखें, आप चाहो तो और भी चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहो तो देख सकते हो, बट यहाँ तक इतना याद रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनके नाम ये ध्यान में रखना कि मॉस्किटोज कौन कौन से थे, जो वेक्टर्स मॉस्किटोज थे। अब यहीं पे कुछ ऐसे होते हैं जो झुंड में पाए जाते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट, जो झुंड में पाए जाते हैं। और इनका झुंड ऐसा होता है ना, सेल्फ डिपेंड होते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर डिपेंड है, भाई तू भी मेरे खाने का जुगाड़ कर दे, तू भी कर दे, ऐसा नहीं है। ये अपने खाने का जुगाड़ खुद करते हैं, लेकिन रहते साथ में, तो उनको आप ग्रीगेरियस बोल रहे हो, झुंड में रहने वाले। इसमें आता है लॉकस्टा, लॉकस्टा या लॉकस्ट कह लो, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ये ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं। ये हो गया इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हमने देख लिए। एक सेकेंड, एक आपका फोर्थ कैटेगरी भी आता है, जिसको आप क्या बोल रहे हो?
जिसको आप लिविंग फॉसिल का नाम देते हो, लिविंग फॉसिल। अब ये लिविंग फॉसिल ऐसा बोला इसलिए गया ना, मतलब समझ लो ऐसे ही है कि इसमें कुछ ना कुछ फॉसिल का एविडेंस अभी भी नज़र आता है इन ऑर्गेनिज्म में। मतलब मान लो रैंडमली कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो आपने बिच्छू देखा, ठीक है, अब उस बिच्छू में आपको किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नज़र आ जाए जो ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है, मर चुका है, उसके कैरेक्टर कुछ नज़र आ जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे उस बिच्छू को कि भाई ये क्या है, लिविंग और लिविंग फॉसिल है, मतलब जीता जागता क्या है, फॉसिल है। इसी वजह से केकड़े को ऐसे ही कहा गया। उनमें कुछ फीचर्स देखे गए थे, बट वो याद भी क्यों करना है। लिम्यूलस, जिसको आप बोल रहे हो किंग क्रैब, ये याद रखना है, जो क्या है, लिविंग फॉसिल है, जिंदा फॉसिल फ्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, फॉसिल फ्यूल कह रहा हूँ, जिंदा फॉसिल की तरह इनमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार कवर कर लो, चीज़ें रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी भी रीड कर लो, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं ताकि चीज़ें एक ही बार में हमें याद हो जाए आसानी से, ठीक है। एनसीईआरटी में ऊपर नीचे लिखी हुई है, तो हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं कि चीज़ें एक बार में ही सब कुछ समअप हो जाए। तो रिवाइज कर लो, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तो मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर आगे के सारे हम एक एक करके कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।